मैं हूं आपके साथ आसिफ खान और मेरे रूबरू हैं आज मुज़फ़्फ़र अली साहब। खैर मक़दम मुज़फ़्फ़र अली साहब। मुज़फ़्फ़र अली साहब, जब गुफ्तगू करने का मौका मिलता है आपके जैसी शख्सियत से तो एक जहन में एक तज़ब्ज़ुब पैदा होता है कि आपसे कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि आप फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी हैं, आप एक पोएट भी हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं। पोइट्री पे आपकी एक अथॉरिटी, एक कमांड मानी जाती है। अगर मैं वहीं से शुरू करूं जहां से आपको एक ज़बरदस्त पहचान मिली थी, जहां से आपका नाम जो समाजी उफ़क़ पे जहां उभरा था, गमन, उमराव जान, ये दो फिल्में आपने अपने करियर के शुरुआत में दी थी और इन दो फिल्मों का एक बड़ा कैनवस, वो एक, अगर मैं सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो सब्जेक्ट आपने दिए थे उसकी बाज़गश्त हमें कई और फिल्मों में मिली, लेकिन आपकी फिल्मों में बाद में वो तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिली। अब पता नहीं क्या देखा आपने उसके बाद जी। क्योंकि अंजुमन में भी वही माशरे का दर्द है, वही कसक है और उतनी ही दिलचस्पी और ख़ूबसूरती से उसको पेश किया गया है। आगमन में भी जी। और भी चीज़ें मैं करता आया हूँ तो उसमें तमाम सब बातें मुझे मिलती हैं जो मैंने शुरू में जिनको लेके चला था। लेकिन जाहिर है वो अपनी जगह पे संग मील थी फिल्म में और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और अगर मैंने उसके अलावा कुछ और भी किया होता तो शायद मैं बिल्कुल ही भटक गया होता और पता नहीं किस तरह के समझौते करता अपने आर्टिस्टिक करियर के साथ। ये वाली बात आपने पहले भी एक मर्तबा कही है, जो कही होगी कई मर्तबा, लेकिन मेरे कानों से पहले भी गुजरी है। आपने ऐसे कहा कि मैंने समझौते नहीं किए ज़िंदगी में। दरअसल सिनेमा को लेके हिंदुस्तान के जो समाज है, उसकी जो सोसाइटी है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। आखिर किस तरह के समझौते किसी एक शख्स को, अगर वो सिनेमा की दुनिया में जाना चाहता है, करने पड़ते हैं या पड़ सकते हैं अपने ख्वाब, अपने मकसद को पूरा करने के लिए? देखिए, आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पे आवाम के लिए देख रहे हैं जी। और जो आवाम को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो एक तरीके के मस्तवी ख्वाब हैं। वो चाहे वो देखना ना चाहे, लेकिन उसको वो ख्वाब पेश किए जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हम अपने लिए फिल्म बना रहे हैं तो गलत है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम आवाम के दर्द और एक माशरे को लेके और माशरे के बिखरने, टूटने और के दर्द का एक तरीके से जज्बा पेश कर रहे हैं। और जो माहौल में इस वक्त जो एक रिवाज चल रहा है फिल्मों का, वो इसे कमर्शियल लफ्ज़ दिया जाता है, उसमें फिर सब वो चीज़ें रखी जाती हैं जो बिकती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं, कोई चीज़ें ना बिकें, मतलब चीज़ों को बिकना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आइडिया बिकना चाहिए पहले तो, और आइडिया की एक पहचान होना चाहिए। अब आइडिया की पहचान जो है वो एक तरीके से आज देखा जाए तो मीडिया के हाथ में होती है। तो बहुत से आपके आइडिया हैं वो एक तरीके से इब्तदाई दौर में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर एक ये जद्दोजहद है, मतलब हवा के मुखालिफ चलने का एक मतलब सबूत है। जी, आप जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। एक बात आजकल बड़े ज़ोर शोर से उठ रही है, वो ये कि आज का जो सिनेमा है, आज के जो फिल्म मेकर्स हैं, बाहर के लोगों को बहुत कम चांस देते हैं। और कहीं ऐसा होता है कि एक टैलेंटेड शख्स, एक बासलाहियत शख्स कहीं बाहर से जाता है सिनेमा में काम करने के लिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल, 8-10 साल स्ट्रगल में बर्बाद हो जाते हैं। जिस वक्त वो पीक पे होता है अपनी आइडियोलॉजी की, आइडियाज़ की भी आप बात कर रहे हैं, उसके जहन की जो ज़रखेज़ जो ज़मीन है उसमें जो ख़यालात आते हैं वो एक अरसे के बाद कहीं मुंजमद होते चले जाते हैं, और जिस वक्त उसको ब्रेक मिलता है तब तक वो किसी और दुनिया में निकल चुका होता है। नहीं, ये आप अपनी यहाँ पे सही कह रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अब देखिए हर जगह जाइए तो एक आपको एक
क्लीक, एक गुट मिलेगा जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और हर एक्टर के चारों तरफ भी एक उनके अपने चहीते प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर होंगे, उनके उसमें आपको दाखिल होना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक क्लीक तो बनी हुई है फनकार के चारों तरफ, अच्छे कामयाब फनकार के चारों तरफ। लेकिन अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो हमको आपने जो खुद जैसे मेरा तारुफ कराने की कोशिश की कि मैं ये भी करता हूँ और मुझे इसका भी शौक़ है, तो मैं एक फ़न को एक बड़ी पहचान देता हूँ और देने की कोशिश करता हूँ। और उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी फिल्मों में भी मिलती हैं, और हमारी कई फिल्मों के जो विषय हैं वो उन चीज़ों से भी जुड़े हैं जी। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए दस्तकारी का हमें शौक़ है जी। क्योंकि मैं समझता हूँ दस्तकारी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप अपना जो आपका जमालियात का सेंस है वो आप लोग दुनिया को दे सकते हैं। तो मैं बहुत बारीकी से दस्तकारी को समझता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने 16 फिल्में बनाई हैं दस्तकारी पे, क्राफ्ट और वीविंग पे। तो मुझे मतलब बेपनाह शौक़ है इन चीज़ों का, और मैं ख़ुद अपने को एक तरीक़े का दस्तकार समझता हूँ। पेंट भी मैं करता हूँ। तो मैं फ़िल्म को एक मीन्स टू एन एंड समझता हूँ। फिल्म को एक इंसान की पहचान बनाने की कोशिश करता हूँ, एक माशरे की शनाख्त उससे हो। तो मैं फिल्म को एक जिस तरीके से आम तौर से देखा जाता है बम्बई की ज़बान में, बॉलीवुड की ज़बान में, मैं उससे उसको निकाल के वहाँ से निकाल के मैं उसको एक आज़ाद परिंदा बनाना चाहता हूँ जिसमें वो है भी और नहीं भी है। उसमें ये भी है, वो भी है, उसमें मौसीकी भी है, शायरी भी है, उसमें एस्थेटिक्स भी है, पेंटिंग भी है और डिज़ाइन भी है जी। अब कपड़े में फिल्म्स के अपने तमाम जितनी शुरू से मैंने बहुत तवज्जो से मैं कपड़ों का इस्तेमाल करता था। फिर मैं जब कश्मीर में फ़िल्म बना रहा था जूनी नाम से, तो एक अमेरिकन डिज़ाइनर मेरे साथ काम कर रही थी। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कपड़े जो हैं वो एक माशरे की पहचान है, एक वक्त की पहचान है, एक किरदार की पहचान है, और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हम लोग अपनी पहचान खो देते हैं जब कपड़ों का इंतखाब होता है। तो ये चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारी फिल्मों में इसका कोई मतलब एहतियात नहीं बरती जाती है या उसमें कोई जिद्दत नहीं की जाती है। हालांकि वहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, फैशन डिज़ाइनर। हाँ, तो उनको क्या मालूम जी। जो ऑथर है वो समझता है किस वक्त को किस तरीके से, किस शख्सियत के ज़रिए से वो बयान कर रहा है। समझ गया? दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि आप सिनेमा के अलावा भी फिल्में बनाते हैं, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, लिबास को लेकर, फैशन को लेकर, एक एस्थेटिक सेंस को लेकर आप जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए। कुछ लोग इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम दे सकते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल फिल्म का नाम दे सकते हैं, कमर्शियल फिल्म का नाम दे सकते हैं। ये एक अलग जहत है जो आपने फिल्म के अंदर निकाली है। लेकिन इससे अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है आपके, एक मीडियम को कहीं सर्व करने वाला जो शख्स था, जो फिल्म बनाता था, सिनेमा को क्रिएट करता था, उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, कैमरे के पीछे रहना हर वक्त तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम बहाने तो देखते ही रहते हैं कि किस तरीके से कैमरे का इस्तेमाल करें। मैंने अब जैसे 14 फिल्में भी बनाई हैं उस पर, उर्दू शायरों पे, और वो एक एक फिल्म जो है वो देखने वाली है। ज़बाने इश्क एक सीरियल है, दूरदर्शन के लिए बनाया था, उर्दू के लिए। उसमें भी काफ़ी जिद्दतें हुई। फिर तसव्वुफ़ पे मैंने कम से कम 10-15 फिल्में बनाई हैं। निस्बत, सीना बसीना, रूमी इन द लैंड ऑफ खुसरो, पैगाम मोहब्बत के नाम से 4, निस्बत। तो इस तरीके से मैं तसव्वुफ़ से मेरा जो लगाव है उसको भी मैं फ़िल्मों के ज़रिए से पेश करते रहता हूँ। फिर जहान खुसरो जो होता है, अब जहान खुसरो को भी 5 कैमरे पे शूट करता हूँ मैं। हालांकि मैं वहाँ कैमरे के पीछे नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी निगाह रहती है कि भाई किस तरीके से वो क्या हो रहा है, और काफ़ी अच्छा उसका एक माउंटिंग हो जाती है। एक दस्तावेज़ है वो तो, बिल्कुल। लेकिन जहान खुसरो बजाते खुद एक सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है, सीमलेस। आपके 2-3 घंटे कोई बीच में कोई किसी तरह की खलल नहीं होती, वो एकदम सिनेमा की तरह चलता है। वो उसकी लाइटिंग, सेटिंग, कॉस्ट्यूम जितने भी आते हैं कलाकार, उनको लगता है कि इस तरीके से, इस एहतराम के साथ उनको पेश नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि हर काम को करने के लिए एक ख़ास
एहतराम की ज़रूरत है, ख़ास जिद्दत की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि काम छोटा हो या बड़ा हो, काम दिल का होना चाहिए, बिल्कुल। जो आपके दिल का है। और ज़रूरी नहीं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं कुछ ना कुछ करता रहता ही हूँ और करता रहूँगा। अगर मैं वही सिनेमा के ही ताल्लुक़ से एक सवाल आपसे करूं, जूनी आप एक फ़िल्म बना रहे थे, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। मैंने खुद, चूँकि मैं सिनेमा को बहुत पसंद करता हूं और मैं पढ़ा करता था जब जूनी के ऊपर आर्टिकल्स आते थे, लोग उसका इंतज़ार करते रहे। क्या अभी इंतज़ार करना चाहिए उसका या शेल्व हो गई? नहीं, देखिए ऐसा हुआ कि वो आधी बन गई थी, फिर डिम्पल भी काफ़ी उसमें, मतलब उनका भी वक्त जो था वो नहीं रहा, विनोद खन्ना भी अब नहीं रहे, और वहाँ के हालात ऐसे बिगड़ गए थे कि वो फिल्म बनना दुश्वार हो गई। अब मेरा लड़का जो है शाद, वो हम मिल के उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे उस वक्त हमारे साथ खेला करते थे सेट पे, अब वो कश्मीर के बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। उसी फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी फिल्म को नए सिरे से नए कलाकारों को लेके। लेकिन वो फिल्म अपनी जगह पे एक विरासत है, वो फिल्म अपनी जगह पे इंस्पिरेशन है, वो फिल्म जो है अपनी जगह पे मतलब एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी का बायस भी है, जो आजकल हर फिल्म में देखा जाता है कि इसमें कोई एंगल है जिससे आवाम चौंकेगी, खिंचेगी। बिल्कुल, तो वो है उसमें। अच्छा, आपने अपने बेटे का जिक्र किया शाद अली का। मैंने उनकी पहली फिल्म भी देखी, मैंने उनकी दूसरी फिल्म भी देखी और मैंने उनकी तीसरी फिल्म भी देखी। हालांकि उनकी जो लास्ट फिल्म आई है अभी वो मैं नहीं देख पाया, किसी वजह से मैं मसरूफ़ था। एक बात जहन में आती है कई बार, एक तो हम लोग जो किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी फील्ड के बाहर होते हैं, वो एक जो लेगेसी होती है कि पापा हैं, पापा के बाद बेटा है और फिर कई बार पोता भी उसी फील्ड में आ जाता है, तो उनको कंपेयर करते हैं। आप लोग जब किसी काम को करते हैं, मैं आप ही की बात करता हूँ, आप ही की फैमिली की बात करता हूँ, कि एक वालिद अपने बेटे के बारे में जब सोचते हैं, उसके करियर के बारे में, क्या उसमें कहीं अपनी कोई छवि, अपनी कोई इमेज देखते हैं? नहीं, मैं इतना ही देखता हूँ कि भाई देखिए, नियति से काम कर रहा है, सफाई से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, बाकी उसका अपना सफ़र है, उसकी अपने जद्दोजहद है। हम तो अब जिस तरीके से वो जिन लोगों के साथ वो काम करता है, वो एक अलग दुनिया है बिल्कुल। मतलब उसने बड़े बड़े कमर्शियल नामों के साथ काम किया है, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है। अब वो उसका एक अलग तरीका है काम करने का, हमारा थोड़ा सा आज़ाद ख्याल मामला है लेकिन उसको वो मुबारक को लड़ा है अपने तरीके से, जैसे भी है। अच्छा, जिस ज़माने में आप लोग सिनेमा में काम करते थे, तब प्रोडक्शन हाउस किसी और तरीके से काम करते थे, और अब ये नए ज़माने का जो प्रोडक्शन है ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो इसकी गहराइयों को जब आप देखते हैं, तो कहीं ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ उस दौर में होनी चाहिए थी? देखिए, दौर आपके मिजाज से जुड़ा है। आपका जो जहन है वो अगर आगे का है तो हर दौर में आप रेलिवेंट हैं, समझिए आप। अब जैसे मैं एक रूमी पे फिल्म बना रहा था, मैंने उसके 23 ड्राफ्ट लिखे हैं, बल्कि वो बहुत ही एक संग-मील काम है। और अब मुझे लगा कि शायद ये काम जो है मुझे अब दूसरे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदल गया है। तो उसको मैंने अब पूरा नए सिरे से अब दूसरे तरीके से करना शुरू किया है। मैंने उसको एक टेलीविज़न सीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, और उसमें इतनी पेचीदगियाँ मुझे मिली हैं कि मैं खुद चक्कर में आ गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो एक आजकल जो सोचने के तरीक़े बदल गए हैं ना, तो आजकल सब सरफरोशी के अंदाज जो है वो सब बदल चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है। जी, बिल्कुल। और मीडियम बहुत बदल रहा है बिल्कुल। आजकल, तो आपका टेलीफोन पे आ गया ना, सोशल मीडिया से बड़े चैलेंजेस मिल रहे हैं सिनेमा को भी और टेलीविजन को भी। अब चैलेंजेस तो होंगे, दिस इज़ द मार्केट, दीज आर द मार्केट फोर्सेस। इनके साथ आप कैसे गुजारा करते हैं और ये कैसे आपके पीछे पीछे चलती है, ये आपका पूरा वो है। तो सोशल मीडिया को आपने भी रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ चल रहे हैं? मैं खुद तो उसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी टीम है जो उसको देखती रहती है। कुछ हद तक सोशल मीडिया में तो ज़ाहिर एक ज़िंदगी रहना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और बहुत से लोग मेरे शायद फॉलो भी करते हों, लेकिन मुझे इतना कोई वो नहीं है, उसकी कोई मकसद हो तो मैं उसमें फिर उसमें लगूँ।
और जब मकसद होगा तो फिर मेरे साथ लगने वाले भी लाखों हो जाएंगे ना। बगैर मकसद के ऐसी तस्वीर अपनी छोड़ना तो कोई फायदा नहीं।